गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरी आवाज जा रही है ना? सो एवरीबॉडी कैन लिसन मी? ओके, गुड। देखो, आज जिस टॉपिक को हम यहाँ बात करेंगे वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बायोफ्यूल और न्यूक्लियर एनर्जी। अरे वाह यार, वेरी गुड, सभी को सेंड कर दिया स्पेशल क्लास की लिंक। ओके, गुड गुड गुड, ग्रेट। हाँ, मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे वहाँ पे जुड़ रहे हैं। और जो स्पेशल क्लास की लिंक है जो मैं बायोलॉजी वहाँ करा रहा हूँ आज 9 बजे रात में, वो एक्चुअल में आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, इवन मैं आपको लिटरली बताऊँ तो बायोलॉजी जो है वो बहुत ही कॉमन है। इवन सिविल सर्विसेज में उसका रोल थोड़ा कम है, बट स्टिल 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन वही अगर स्टेट पीसेस आप देख लो, जैसे एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, झारखंड, छत्तीसगढ़, मतलब इस तरह के, राजस्थान, जो भी इस तरह के स्टेट हैं, बीपीएससी एग्जैक्टली, इन सब में बायोलॉजी का रोल है अच्छा खासा है। तो वही मैं लाइव में आके आप लोगों के साथ, ठीक है, वो करा दूंगा। और आप में से कितने बच्चे जो मुझे देख रहे हैं आज, अभी सुन रहे हैं, एक बार जरा थंबनेल दे दो, एक बार ही देना ताकि आइडिया लग जाएगा, ठीक है। एमपीपीएससी मुझे पता है 24 अप्रैल का है। एमपीपीएससी का A to Z जो भी बायोलॉजी है वो सारा यहाँ हो जाएगा। कितने बच्चे हैं? 74 स्टूडेंट्स। ओके सर, I could solve 14 out first 15 questions from the book. Oh wow, great Mubin. बहुत अच्छा बच्चा Mubin, you got confident with this question papers of UPSC examination, now you're able to solve. Mubin, yes sir, great बच्चा, great, बहुत अच्छा। सर स्पेशल क्लास के लिए कितने एनरोल हो गए हैं? अभी तो अराउंड 150 अराउंड। हाँ, स्टेट पीसेस में एमपीपीएससी आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चाहे एमपी हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी, बिहार हो, यूपी हो, है ना, सब में सब आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस वहाँ के जो लोकल न्यूज होते हैं वो देखना होता है, ठीक है। चलो, मुझे लाइव स्टूडेंट शो नहीं होते हैं, नहीं मुझे नहीं होते, मुझे बिल्कुल नहीं होता। जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसमें आता कुछ दिक्कत है, मुझे शो नहीं होता। सो बच्चों, मैं अब शुरू करूँ क्लास? प्रभात, मैं एमपीपीएससी के लिए भी आऊंगा, गाइडेंस दूंगा। एमपीपीएससी बहुत ही आसान एग्जामिनेशन है, वहाँ क्वेश्चन सीधे आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आते हैं। ओके, एमपीपीएससी का भी एक पूरा सेशन लूंगा, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के? हिंदी वाले ए बोल देना और इंग्लिश वाले बी बोल देना। ओके, सो हिंदी के बच्चे आप मुझे ए बोल देना और इंग्लिश के बच्चे आप मुझे बी ऑप्शन देना, ठीक है। हिंदी ए, इंग्लिश बी। अच्छा, आज हिंदी के बच्चे हैं तकरीबन 20%। ओके, अरे वाह, नाउ यू गॉट अ फिफ्थ एडिशन आल्सो। सॉल्व पीक्यूआई ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस बुक। हाँ, सॉल्व किया, कैसा रहा? आईएल देवाशी, हाउ यू? So now I have fifth edition also, solve PQI of energy from the book. Great. बहुत अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, ग्रेट, बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस आया, ग्रेट। चलिए, देखो, आज हम जिस टॉपिक को बात करने जा रहे हैं वो है बायोफ्यूल। आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर दूं क्या, तो स्पेशल क्लास वाली? आई थिंक यू पीपल आर देयर। ओके, तो आप सारे बच्चों को लिंक दे देना, ठीक है, मैं दे देता हूँ, मैं शेयर कर देता हूँ। 9 बजे मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। सारे क्वेश्चन पेपर को लेकर बायोलॉजी का पूरा बता दूंगा कैसे करते हैं। ये लिंक मैंने दे दिया, ठीक है, ये मैंने शेयर कर दिया। चलो, बाकी जिसको भी जोड़ना हो जोड़ लेना। बायोलॉजी में आपको स्पेशल क्लास में पूरा ही करा देता हूँ। ग्रेट, सबको बायोलॉजी में स्पेशल क्लास में करा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपको स्पेशल क्लास में पूरी करा देता हूँ। साइंस टेक में आपको यहाँ क्लास इस पे प्लस पे करूंगा, ठीक है। पिन कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। चलिए, मैंने शेयर कर दिया, इसको आप देख लेना। अच्छा, पिन करना होता, लो मैंने कर दिया। ओके, चलिए, टाइमिंग इज 9 to 11। टाइम इज 9 to 11, 9 to 11। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 6। इसके पहले हमने काफी चीजें बात कर ली हैं, अभी भी एक चीज रह गया जिसका नाम है बायोफ्यूल। ओके, एक चीज रह गया जिसका नाम है, ठीक है, बायोफ्यूल। देखो, बायोफ्यूल में क्या है एक्चुअल में बताता हूँ। पहले बायोफ्यूल में आते हैं, बायोफ्यूल होता क्या है, जो जस्ट कम हियर गाइस। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा। पीएचडी आईटी दिल्ली, डायरेक्टर ऑफ पूर्वांचल एस गोरखपुर, साइंस टेक और इन्वायरमेंट 18 ये सब देख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोफ्यूल के बारे में। बायोफ्यूल जैसे आप हिंदी में जैव ईंधन कहते हैं, ठीक है। बायोफ्यूल को आप क्या कहते हैं? जैव ईंधन कहते हैं। देखो, बायोफ्यूल होता क्या है?
ऐसा फिल यहाँ पे देखो दो टर्म, एक बायो है और एक फ्यूल है। बायो का मतलब होता है दोस्त बायोलॉजी। बायो शब्द कहाँ से आता है? बायो केम फ्रॉम बायोलॉजी। सो बायो केम फ्रॉम बायोलॉजी। और फ्यूल तो आप सब जानते हैं, फ्यूल का मतलब होता है फ्यूल। ओके, फ्यूल का मतलब होता है फ्यूल। ठीक है, अब बात होती है बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी एक्चुअल में हम स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स को कहते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग बींग्स को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स को हम कहते हैं बायोलॉजी। ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी बायोलॉजी में करते हैं। ठीक है, अब सुना होता क्या है। अब बात होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आते हैं, लिविंग बींग्स में क्या आते हैं। तो आप देखो तीन चीजें आती हैं, एक तो प्लांट आता है, एक आता है एनिमल आता है, और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। तीन चीजें आती हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आता है? प्लांट आता है, एनिमल आता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आता है। ओके, थैंक यू दीपा, थैंक यू बेटा। ओके, तो मैंने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप थोड़ा सा यहाँ फोकस रहो। ठीक है, आप थोड़ा देखना। मैंने ये बोला कि बायोफ्यूल में क्या होता है, बायो टर्म जो आता है वो बायोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। फ्यूल एवरीबडी नो, जो ईंधन होता है जो हम जलाते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज करते हैं। बायोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स को कहते हैं ना, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स को कहते हैं। मैं आपको बेसिक सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। चलो बायोफ्यूल को बायोफ्यूल क्यों कहते हैं और फिर उसके एग्जांपल्स, टाइप्स, जनरेशंस, वो सारे के सारे पे बात करेंगे। बायोफ्यूल एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले 10 सालों में 6 बार आया हुआ है। मतलब दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन, इसे आप छोड़ नहीं सकते। स्टिल बायोफ्यूल इज अ गुड क्वेश्चन फॉर योर मेंस एग्जामिनेशंस। ठीक है, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ हम लोग ना गवर्नमेंट के साथ भी जोड़े, जैसे बायोफ्यूल पॉलिसी वगैरह जाती है, वो क्या है। ठीक है, क्योंकि बायोफ्यूल पॉलिसी जोड़ोगे तो आप करंट के साथ जुड़ जाओगे। ठीक है, और बायोफ्यूल पॉलिसी में भी क्या नई चीजें आई हैं, मोदी जी के कुछ नए स्टेटमेंट्स है, वो क्या है। ठीक है, देखो होता क्या है। तो बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा फ्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव्ड हो, यानी कहने का मतलब जहां पर इन चीजों का यूज हो। ओके, उन्हें हम बायोफ्यूल करें। अगर बहुत ही सिंपल तरीके से पूछें व्हाट इज अ बायोफ्यूल, तो फ्यूल डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स। उसको ऐसे बोलेंगे, फ्यूल डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स। डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स यानी ऐसा फ्यूल जो जीवों से प्राप्त होता है, लिविंग बींग्स। जनरली जो लिविंग बींग्स होते हैं ना इन फ्यूल्स के लिए, या तो प्लांट्स है तो माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये बताओ प्लांट्स और माइक्रोऑर्गेनिज्म जीव है या नहीं है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसको हम कहते हैं बायोफ्यूल्स। सो बायोफ्यूल क्या होता है? ऐसा फ्यूल जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होता है। ओके, सो ऐसा फ्यूल जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होता है उसे हम कहते हैं बायोफ्यूल्स। ओके एवरीबॉडी, उसे हम कहते हैं बायोफ्यूल्स। ओके, और आगे सुनिएगा। ओके, और आगे सुनिएगा, इसमें होता क्या है। गॉट इट। अब फिर मैं कह रहा हूँ बायोफ्यूल में हम प्लांट्स और माइक्रोऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। एक्चुअली जो बायोफ्यूल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स। ठीक है, बायोफ्यूल देयर आर टू टाइप्स ऑफ, तो टू टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल दो तरह के होते हैं। सो टू टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल, टू टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल। कौन कौन से टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल होते हैं? एक तो होता है दोस्त प्राइमरी बायोफ्यूल, है ना, पहले से बोलते हैं प्राइमरी बायोफ्यूल। द वन इज द प्राइमरी बायोफ्यूल। सो वन इज द प्राइमरी बायोफ्यूल। और दूसरा होता है इसको हम कहते हैं दैट इज द सेकेंडरी बायोफ्यूल। तो नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी बायोफ्यूल। जरा समझना, प्राइमरी और सेकेंडरी बायोफ्यूल कैसे कहते हैं। दो चीजें जाननी, एक तो टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल जानना है और दूसरा जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल जानना है। मैंने खुद बोला है पिछले 10 सालों में 6 बार क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है जो बायोफ्यूल से आ चुके हैं। और बायोफ्यूल स्टिल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर मेंस पेपर, तो बायोफ्यूल को अच्छे से करना। एंड द नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी बायोफ्यूल। सो वन इज अ प्राइमरी बायोफ्यूल एंड नेक्स्ट इज द सेकेंडरी बायोफ्यूल। क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी बायोफ्यूल, जरा समझना। प्राइमरी बायोफ्यूल क्या होता है, इसको समझाने के लिए एक लाइन में बोलता हूं, दीज आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। दीज आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। दीज आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। और जो सेकेंडरी होता है ना, दीज आर नॉट डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ये सिंपल तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूं। डेफिनेटली गाइस व्हेन आई विल गिव यू द एग्जांपल ना, यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली मैं क्या बोल रहा हूं। अभी देखो थोड़ी देर में समझ जाओगे। नॉट डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर सीधा हम उसको एज अ फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, ओके, अगर हम सीधा उसे फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं तो वो किसके अंदर आ जाएगा? अगर हम सीधा एनर्जी की तरह यूज कर सकते हैं तो वो डायरेक्ट आ जाएगा, यानी प्राइमरी। और सीधा नहीं है, नॉट प्राइमरी, नॉट डायरेक्टली सोर्स ऑफ एनर्जी। उसमें कुछ प्रोसेस करके कुछ बनाते हैं, बोला ना, थ्रू एग्जांपल यू विल गेट इट वेरी इजीली। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इन दैट केस इट विल कंसीडर एज अ सेकेंडरी बायोफ्यूल। ओके, सो फिर से बोल रहा हूं, डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी प्राइमरी, नॉट डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी सेकेंडरी। अब मैं आपको एग्जांपल लिए चलता हूं। आप एक काम करो, ठीक है, आप एक काम करो, आप बायोमास ले लो, लकड़ियां ले लो, बायोमास ले लो, ले लिया, जला दो। अब बोलोगे सर बायोमास को जलाने से क्या होती है? सर पोल्यूशन होता है। हाँ, तो मुझे पता है पोल्यूशन होता है, लेकिन एक बात बताओ, गांव में आज भी लोग क्या करते हैं? गांव में आज भी लोग क्या करते हैं? लकड़ियां ही जलाते हैं। क्योंकि एलपीजी में मानता हूँ उज्ज्वला स्कीम से मोदी जी ने हर किसी को दिया है, लेकिन मोदी ने एक काम और थोड़ा गड़बड़ कर दिया कि गरीब जो होता है गांव में ज्यादा रहता है। आपने प्राइस एलपीजी की बढ़ा दी, इससे आपका सोर्स ऑफ इनकम भले ही हो गया कि 8 करोड़ लोग और कुकिंग गैस यूज कर रहे हैं, लेकिन प्राइस बढ़ गया ना। प्राइस नहीं बढ़ाना चाहिए था इतना, ताकि एवरीबडी कैन एक्सेस है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी सरकार रही हो आप लोग के साथ बहुत अच्छे तरीके से कभी बिहेव नहीं की, चाहे वो पहली वाली चाहिए रही हो। ठीक है, तो उज्ज्वला का तो आपने बहुत अच्छी तारीफ की और बहुत अच्छी चीज थी वो, है ना, जो लाया गया। लेकिन साथ ही साथ आपने प्राइस बढ़ा के 8 करोड़ लोगों के हाथ में और आपने कुकिंग गैस देकर आपने क्या किया, और ज्यादा प्राइस बढ़ाकर और अपने पैसे इकट्ठे कर लिए। तो वो गलत था, वो नहीं करना था। ठीक है, चलिए, लेकिन जो भी है सरकार जाएगी, कोई सरकार पैसे कैसे मैनेज करती है। दूसरी चीज, जैसे आपने बायोमास बन गया, क्योंकि उज्ज्वला का फिर प्राइस आपने बढ़ा दिया, सिलेंडर घर में आ गया, ठीक है, लेकिन तो फिर लकड़ियां लोग जलाते हैं। और गांव में आज ही बताओ स्टिल पीपल आर बर्निंग द वुड। इवन कुछ लोग तो आपको बताता हूँ क्या करते हैं कि कुछ पौधे ही ऐसा लगाते हैं अपने घर के अगल बगल गाँव में जिसकी लकड़ियां वो जलाएंगे।
और वो कुछ विशेष हाइड्रोकार्बन प्लांट है, इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको लगाते हैं। आज भी गांव में, मैं तो गांव देहात का हूं ना, तो मैं कंडे जलाते हैं, तो कंडा तो चलो ठीक है, वो तो गोबर है, उसमें पोल्यूशन भी होता है, लेकिन दैट इज ओके। ओके, बायोमास, बायोमास के अलावा बायोमास बर्निंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो एक प्राइमरी बायोफ्यूल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बायोगैस सिस्टम लगाओ ना, बायोगैस सिस्टम आप सबको पता है, हाँ सर समझ गया, कोई प्लांट है, पौधा होता है, कोई वेस्ट होता है, उसको ले जाके हम एक वो बायोगैस सिस्टम जो आपने बनाया था पीछे की क्लास में, वो हम कर लेंगे, ठीक है, वो हम कर लेंगे। यहाँ पर हम ना डायरेक्टली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कर रहे हैं, यहाँ पर सीधा उस बैक्टीरिया ऑलरेडी उस डंग के अंदर होता है, उस जगह पे होता है, ऑलरेडी उसको डिकम्पोज करेगा और गैस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही चीजें हो रही है, भले ही मैं मानता हूँ बायोमास में पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट वी आर यूजिंग दैट। तो डायरेक्ट इफ वी आर यूजिंग दैट, तो दैट इज अ प्राइमरी बायोफ्यूल, ठीक है। अब जरा समझिएगा सेकेंडरी बायोफ्यूल। सेकेंडरी बायोफ्यूल में क्या होता है कि इनको हम डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज नहीं करते हैं। इनका एग्जांपल्स क्या, मैं बोल रहा हूं, एक काम करो आप, यू गाइस नो वेरी वेल अबाउट शुगर केन, है ना, गन्ना जानते हो आप, शुगर केन, शुगर केन। आप शुगर केन का पता है क्या, इनके मोलासेस निकलते हैं, मतलब इसका जो वेस्ट होता है उन चीजों में देखो मोलासेस होते हैं, मोलासेस जो होता है इनका वो प्राइमरी मटेरियल होता है। प्राइमरी मटेरियल आपने देखा हो, जब आप किसी सड़क के किनारे से चल रहे हो, किसी ट्रेन से चल रहे हो, शुगर मिल इंडस्ट्री होती है, तो बड़ी स्मेल आती है, ठीक है। उनके जो वेस्ट उस टाइप के प्राइमरी मटेरियल होते हैं वो मोलासेस होते हैं। तो मोलासेस को तो हम कभी भी गाड़ियों में नहीं डालते हैं एज अ फ्यूल के लिए, हम क्या करते हैं, तो प्राइमरी मटेरियल मैंने समझाने की कोशिश की, मैं सेकंड ही बता रहा हूं, तो इसको हम यूज नहीं करते जो प्राइमरी। अगर इसको यूज करते हैं सीधा शुगर केन को यूज करते तो वो प्राइमरी हो जाता है। यहाँ पर देखो, बायोमास को हमने डायरेक्ट यूज किया तो प्राइमरी हो गया, बायोगैस से जो चीज बनी उसको डायरेक्ट यूज किया, लेकिन यहाँ पर शुगर केन से पहले मोलासेस मिला। मोलासेस जो है एक प्राइमरी मटेरियल होगा, इस मोलासेस में हम क्या करते हैं दोस्त, यहाँ पर मित्र, हम एक फर्मेंटेशन प्रोसेस कराते हैं। फर्मेंटेशन आप जानते हो किडबन कहते हैं हिंदी में, इसमें कुछ बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी होती है, और वो इस मोलासेस में जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसको एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है, उसको एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। वहीं पर बताऊं, नॉट ओनली शुगर केन, मक्का जो होता है ना, मेज से भी उसका प्राइमरी प्रोडक्ट निकाल लो, उसका सीड बीट ले लो, उसके सीड में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मेज का भी जो सीड वगैरह उसमें कार्बोहाइड्रेट है, शुगर केन से मोलासेस मिल गया, मेज में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, आप उसमें क्या करो, फर्मेंटेशन करा लो, बैक्टीरियल एक्टिविटी, और वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। यही वो एथेनॉल है जिसको हम लोग मिला के यूज करते हैं, जो हमने आपको पीछे गैसोहॉल में बताया था। यू रिमेंबर गाइस गैसोहॉल, रिमेंबर गैसोहॉल, वेरी गुड, गैसोहॉल। और गैसोहॉल को मैंने एक नए कांसेप्ट के साथ अभी करंट अफेयर्स में जोड़ा था। अगर आपने करंट अफेयर्स पे वाईटी सेशन वाली वीडियो देखोगे, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो करंट अफेयर्स में मैंने एथेनॉल को जोड़ा है, कोई बता सकता है? एथेनॉल को हमने किस करंट अफेयर्स की वीडियो में भी जनरली एथेनॉल को जोड़ा है? इसका मतलब किसी ने नहीं देखा वो। मैंने भी एक वीडियो बनाया था फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल पे, मैंने बनाया था फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल पे, तो वही फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की बात करें, वो आपको जानना होगा। ओके, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को वो आपको जानना होगा, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। ओके, और सुनना, ठीक है। ये YouTube पे मैंने एक वीडियो बनाई है फ्लैक्स पे। YouTube में मैं आपको करीब 40 करंट अफेयर्स की वीडियोस डालता हूँ, 40 करंट अफेयर्स की वीडियो डालता हूँ जो अनअकैडमी पर है, ठीक है। बाइलिंगुअल और शुद्ध हिंदी दोनों में अलग अलग वही वीडियो में डालता हूँ, ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर मैंने फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बनाया। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल में क्या होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है फ्यूल की, उसको यूज किया जाता है, ठीक है, प्राइमरी मटेरियल हो गया। ओके, ये हो गया। अब बात करते हैं, अभी रुको और एग्जांपल देता हूं। अच्छा एक बात बताओ, तो शुगर केन और मक्के से आपको क्या मिला, एथेनॉल मिला, ये प्राइमरी व सेकेंडरी, क्योंकि कुछ प्रोसेस के बाद जो नहीं जाते हैं यूट्यूब पे वो जाएंगे आगे से, ठीक है, वो जाएंगे आगे से, मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। मेरे करंट अफेयर्स की सारी, आप मुझे सुन रहे हैं ना स्टैटिक के लिए, स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स जोड़, लेकिन आप करंट अफेयर्स इसके साथ आप उसको यूट्यूब के सेशन को आप इंस्टॉल कर लो, वो जाना पड़ेगा, हर किसी को जाना पड़ेगा। ओके, अब हर किसी को जाना पड़ेगा। अच्छा, और आते हैं यहाँ पे, जैसे आप लोगों ने बायोडीजल प्लांट सुना है, बायोडीजल प्लांट्स। अब बताइए किस प्लांट्स को हम लोग बायोडीजल प्लांट्स कहते हैं? डू यू नो व्हिच प्लांट्स आर कॉल्ड एज अ बायोडीजल प्लांट? ओके, बायोडीजल प्लांट हम किसे कहते हैं? एवरीबॉडी राइट? पर सुनो, तुम लोगों को थोड़ा सा बात बता दूं, बायोडीजल प्लांट में सिर्फ जट्रोफा नहीं होता, यू शुड बी वेरी क्लियर। बायोडीजल प्लांट हैव नॉट ओनली जट्रोफा, जट्रोफा के अलावा एक और प्लांट होता है जिसको हम पुंगेमिया कहते हैं, है ना। यहाँ पर एक और होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, पंजुमिया भी होता है, ठीक है। और इन दोनों प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? इन दोनों प्लांट्स को हम लोग बायोडीजल प्लांट कहते हैं। तो जट्रोफा को गाँव में हम लोग रतन जोत कहते हैं, वी आर ऑल्सो कॉलिंग देम एज अ रतन जोत। ये क्वेश्चन 2006 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को 2006 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो वन इज अ जट्रोफा एंड सेकंड इज पुंगेमिया। जट्रोफा एंड पुंगेमिया ये दोनों के दोनों बायोडीजल प्लांट कहलाते हैं, याद रखना। मुझे पता है वैसे काफी लोग जट्रोफा जानते हैं, पुंगेमिया नहीं जानते, बाकी से याद रखना ये दोनों के दोनों प्लांट जो होते हैं ये बायोडीजल प्लांट इंडिया के रेफरेंस में है। ये क्वेश्चन 2006 के प्रीलिम्स में आ चुका है। ओके, पुंगेमिया पिन्नाटा है, ये सारी चीजें भी आती है। अब सुनना होता क्या है, इस जट्रोफा और पुंगेमिया से आप एक काम करो, इस जट्रोफा एंड पुंगेमिया के सीड्स ले लो, इनकी लीव्स ले लो, समझना। इनकी सीड्स और लीव्स में क्या होता है, इनके जूसेस निकालो, जैसे गन्ने का स्टेम से जूस निकाल लेते हैं। पता है इनका जो जूसी मटेरियल होता है, इनके जूस में होता है लिपिड एक तरह का फैट होता है, ध्यान रखो, लिपिड इज अ टाइप ऑफ फैट, एक लिपिड होता है, लिपिड इज अ टाइप ऑफ फैट। करते क्या है, इस जूस में जो लिपिड मटेरियल होता है ना, इसमें करा लो ट्रांसएस्टिफिकेशन प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है उसका नाम होता है ट्रांसएस्टिफिकेशन। क्या नाम होता है उसका? ट्रांसएस्टिफिकेशन। शॉर्ट में इसे ना आप टी कह सकते हैं, ट्रांसएस्टिफिकेशन। और ट्रांसएस्टिफिकेशन की प्रोसेस के बाद लिपिड जो होता है वो बायोडीजल में कन्वर्ट हो जाता है।
बायोडीजल में कन्वर्ट होता है। कहने का मतलब है अगर आप को जूस लिपिड से बायोडीजल बनाना है तो ट्रांसएस्टिफिकेशन की प्रोसेस करनी होती है, और ये ट्रांसएस्टिफिकेशन की प्रोसेस केमिस्ट्री के लैबोरेटरीज में की जाती है। ठीक है, ये आपको यहाँ मिल जाता है। ओके एवरीवन, तो ये पूरा का पूरा कहानी है, जरा समझिए। अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ। जट्रोफा पुंगेमिया, जिसे आप रतनजोत कहते हैं, समझिएगा, ये आपने ग्रो करा लिया। इन प्लांट से आपको सीड्स मिले, उनके लीव्स मिले, आप क्या कीजिए, उनमें होते हैं लिपिड मटेरियल्स। उन लिपिड वगैरह से, जैसे शुगर केन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, मक्के में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्राइमरी मटेरियल। तो ये जूस और लिपिड जो हुआ ना दोस्त, ये प्राइमरी मटेरियल हुआ। सुनना, ये हुआ प्राइमरी मटेरियल। ओके, ये प्राइमरी मटेरियल है। इस प्राइमरी मटेरियल में जब हम ट्रांसएस्टिफिकेशन की प्रोसेस करते हैं तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो बायोडीजल बनता है। ये वही बायोडीजल होता है जिसको हम लोग डीजल में मिला के यूज करते हैं। एथेनॉल को हम पेट्रोल में मिलाते हैं, अभी हमने बोला, और जो बायोडीजल होता है उसको हम डीजल में मिलाते हैं। अब बताओ ये प्राइमरी हुआ या सेकेंडरी हुआ? आपको समझ में आ जाना चाहिए व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको एनर्जी सोर्स के फॉर्म में नहीं बनाते हैं, यहाँ पर हमको प्रोसेस करके करना होता है। ग्रेट एवरीवन, ठीक है, तब आपको प्राइमरी और सेकेंडरी अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर, प्राइमरी जहां डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, सेकेंडरी जो कि डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। यहाँ कुछ प्रोसेस के बाद वो फ्यूल या वो चीजें आती हैं। बहुत बढ़िया, अब हम चलते हैं। ठीक है, वैसे एक बात बताऊं तो जट्रोफा वगैरह जो प्लांट होते हैं ना, ये ज्यादातर एरिड एरियाज में ग्रो करते हैं। एरिड एरिया मतलब जहां वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है। ठीक है, जैसे इस समय मध्य प्रदेश में, हम टेकिंग योर क्लासेस लाइव क्लासेस फ्रॉम मध्य प्रदेश इंदौर। ठीक है, मेरे ख्याल से 31 का एलुमिन पटना। ठीक है, तो 31 को मैं पटना में लेकर आपसे बात करूंगा, मतलब आपकी क्लास होगा। मैं ये बता रहा हूँ कि जो जट्रोफा यहाँ पे ना, यहाँ एमपी में, यहाँ पर जट्रोफा अच्छा खासा होता है। एमपी में जट्रोफा अच्छा खासा होता है। ओके, नाउ अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, एंड वी आर गोइंग टुवर्ड अ जनरेशन ऑफ बायोफिल। ठीक है, टाइप्स ऑफ बायोफिल हो गया। नेक्स्ट और जनरेशन ऑफ बायोफिल। बायोफिल में बहुत टाइम ले रहा हूँ, 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। जनरेशन ऑफ बायोफिल, ये है हेडिंग, जनरेशन ऑफ बायोफिल। जनरेशन ऑफ बायोफिल, तो बायोफिल की पीढ़ियों पर जाते हैं, है ना। जनरेशन ऑफ बायोफिल की पीढ़ियों में जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो टुवर्ड द फर्स्ट जनरेशन बायोफिल। फर्स्ट जनरेशन बायोफिल, सो गो अहेड, द वन इज द फर्स्ट जनरेशन बायोफिल। देखो, पहली जनरेशन बायोफिल का मतलब होता है कि दुनिया में सबसे पहले कौन से तरीके इजाद किए गए थे बायोफिल प्रोडक्शन के लिए, उसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। याद रखना, सबसे पहले जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया प्लांट्स वगैरह को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को फील्ड प्रोडक्शन के लिए, उसको बोलते हैं बायोफिल। क्या था वो? प्राइमरी जनरेशन में। देखना, फर्स्ट जनरेशन बायोफिल में क्या था, लिसन गाइस। आप किसी बायोमास के ले लो, किसी वेस्ट को ले लो, एब्सोल्युटली राइट, प्रियंका इज एब्सोल्युटली राइट, किसी बायोमास से किसी वेस्ट को ले लो। ठीक है, या किसी बायोगैस सिस्टम को ले लो, बायोगैस सिस्टम बना लो। ठीक है, इनसे अगर आप फ्यूल प्रोडक्शन करते हो, एनर्जी जनरेशन करते हो, तो ये फर्स्ट जनरेशन है। इवन फर्स्ट जनरेशन में जो आपने शुगर केन और मेज प्लांट देखा था ना, शुगर केन और मेज प्लांट देखा था, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी प्लांट होते हैं, दोज आर नॉन एडिबल प्लांट। सॉरी, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्लांट होते हैं, एडिबल प्लांट भी होते हैं और नहीं भी खाए जाते हैं, जिसमें तेल वेल टाइप की चीजें होती हैं। तो मतलब शुगर केन और मेज के अलावा और भी चीजें, इनसे जो एथेनॉल प्रोडक्शन है ना, इनसे जो एथेनॉल प्रोडक्शन है, ओके, ये सारा का सारा फर्स्ट जनरेशन था। जैसे किसी ने लिखा है कि सर शुगर स्टार्ची मटेरियल, अग्रीड। अगर आप शुगर और स्टार्ची मटेरियल को लेते हो, अग्रीड, या स्टार्ची मटेरियल लेते हो, जनरली उसमें कार्बोहाइड्रेट है। जनरली इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जनरली में कार्बोहाइड्रेट, तो उसका यूज एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो पाम ऑयल वगैरह भी यूज हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट जनरेशन बायोफिल में आप समझ गए क्या क्या चीजें आती हैं। सेकंड जनरेशन ऑफ बायोफिल में क्या करते हैं? अब दुनिया में लोगों को ये लगा कि जो खाने वाली चीजें हैं, शुगर केन और क्या क्या, यार उनसे हम क्यों बनाएं, उनको खाने के लिए यूज करें। तो सेकंड जनरेशन में एज अल्टरनेटिव ऐसे प्लांट आते हैं जो नॉन एडिबल होते हैं ज्यादातर। यहाँ आपको फर्स्ट जनरेशन में जनरली वो प्लांट मिलते हैं। क्लू क्या है? फर्स्ट जनरेशन में जनरली प्लांट वो मिलते हैं, यहाँ पर जो आपने एथेनॉल प्रोडक्शन देखा, मैक्सिमम प्लांट आपको एडिबल मिलते हैं, ऑलवेज नहीं, मैक्सिमम प्लांट, एक जनरल अगर हम बोले तो, है ना। और सेकंड जनरेशन में नॉन एडिबल क्रॉप, यहाँ पर जनरली आपको नॉन एडिबल क्रॉप मिलेगा। यानी लोगों का ये कहना था कि यार हम ना फूड का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में। अब बताओ, पाम ऑयल को यूज कर रहे हैं हम, है ना, फ्यूल के लिए, तो अच्छा नहीं है ना, इस तरह की चीजें। ठीक है, और सुनना, सेकंड जनरेशन में क्या किया? सेकंड जनरेशन में बोला जाता है एक काम करो तुम लोग जो नॉन एडिबल, लाइक ऐसा करो, जट्रोफा और पुंगेमिया लिखो। इसका सीधा मतलब है जब दुनिया में जट्रोफा और पुंगेमिया का यूज बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए होने लगा, जब बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए होने लगा, तो अब क्या हुआ, इसी को सेकंड जनरेशन बोला जाने लगा। तो कहने का मतलब है कि नॉन एडिबल क्रॉप को जब हमने डीजल बनाने लगे, एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल बनाने लगे, तो इसको दुनिया में सेकंड जनरेशन बोला गया। So this is called as a second generation. ये पेपर में मतलब वन जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन, एवरीबॉडी क्लियर कि फर्स्ट जनरेशन क्या होता है और सेकंड जनरेशन क्या होता है। सेकंड जनरेशन में और बता रहा हूँ, बहुत सारे जैसे कुछ प्लांट्स आप ले लो जिसमें सेलुलोजिक मटेरियल होते हैं। सो सेलुलोजिक मटेरियल या सेलुलोजिक कंपाउंड या सेलुलोज कह लो, सेलुलोजिक मटेरियल समझना। जो सेलुलोजिक मटेरियल होते हैं, सेलुलोज मतलब आपने अगर प्लांट पढ़ा होगा, बायोलॉजी में आपको पढ़ा होगा, इससे जो प्लांट के सेल वॉल होते हैं उनमें सेलुलोज पाया जाता है। आज आपको पढ़ाऊंगा प्लांट के बाहर जो होता है सेल वॉल, इवनिंग वाली क्लास में जो मैं स्पेशल सेशन ले रहा हूं आज से बायोलॉजी, उसमें बताऊंगा आपको। सेल बायोलॉजी से ही स्टार्ट करूंगा चीजों को काफी हद तक। अब पता है सेल बायोलॉजी आपको काफी हद तक ये भी समझने में मदद करेगा कि बायोटिक का कांसेप्ट क्या है, जीन क्या है, जीनोम क्या है। ये मैंने लिंक ऊपर शेयर कर दिया है, उसको पिन कर दिया मैंने। ओके,
सेलुलोजिक मटेरियल, सेलुलोजिक मटेरियल जो होता है कहाँ होता है? कोई भी प्लांट ले लो, कोई भी बायोमास ले लो, समझना बायोमास ले लो, ठीक है। यहाँ बायोमास बर्निंग थी, एक घबरा नहीं, बायोमास बर्निंग थी। यहाँ पे बायोमास को जलाना नहीं है, बायोमास को किसी तरीके से प्रोसीजर करना है, ठीक है। उन बायोमास में जनरली जिनमें सेलुलोज होता है, तो करीब करीब सब में सेलुलोज है, क्योंकि पौधों का जो सेल वॉल होता है ना, जो आउटर कवरिंग होती है, पौधे का जो सेल वॉल होता है, आउटर कवरिंग होती है, तो सेलुलोज पाया जाता है, उसमें सेलुलोज पाया जाता है। आप उस सेलुलोज को क्या करो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैं लिख देता हूँ, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कुछ ऐसे फंगी होते हैं या माइक्रोनिज्म होते हैं जिनके से सेलुलोसिक मटेरियल जो होता है वो भी बायोडीजल में कन्वर्ट हो जाता है, बायोडीजल में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप पूछोगे सर सेलुलोसिक मटेरियल के कुछ एग्जांपल बताओ जिनको हम बायोडीजल में बना दें, तो मैं आपको एग्जांपल है, काम करो, आप नीम का सीड ले लो, नीम प्लांट का सीड जानते हो ना, वो भी प्लांट है, मटेरियल है, उसमें सेलुलोज बहुत होता है। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ, मेज का बाई प्रोडक्ट ले लो, मक्का, मक्का का बाई प्रोडक्ट ले लो। अब आप बोलोगे सर मक्का का बाई प्रोडक्ट, अभी आपने मक्का से तो एथेनॉल बनाया था, अरे सुनो, मक्का के सीड से आपने एथेनॉल बनाया, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। मक्का की जो पत्तियां हैं, मक्का की और जो बाई प्रोडक्ट्स बच गए हैं एथेनॉल बनाने के बाद, उनको मैं कह रहा हूं मेज का बाई प्रोडक्ट, इनको ले लो। इन सब से बायोडीजल भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इन सब में सेलुलोजिक मटेरियल होते हैं, और सेलुलोज आप सबको पता जनरली प्लांट में पाया जाता है। तो करीब करीब कहने का मतलब वो प्लांट जिसका कोई यूज नहीं है, उसका कोई मटेरियल अगर निकल रहा है, तो उन सबको भी हम यूज कर सकते हैं बायोडीजल बनाने के लिए। और ये नीम सीड और मेज बाई प्रोडक्ट, ये यूपीएससी के क्वेश्चन रहे हैं, यूपीएससी प्री के क्वेश्चन रहे, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लेना ज्यादा जरूरी समझा है। ओके, और प्लांट यूज प्लांट मटेरियल्स जो भी हैं जिनमें सेलुलोज होते हैं, वी कैन यूज इट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोडीजल। अब यहाँ पे जो माइक्रोनिज्म है ना, एक फंगी है जिसका नाम मैंने बुक में भी लिखा, जब आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा, ग्लायोक्लैडियम रोजियम। ग्लायोक्लैडियम रोजियम एक फंगी है। ये ग्लायोक्लैडियम रोजियम क्या करता है, ये किसी भी सेलुलोजिक मटेरियल को बायोडीजल में कन्वर्ट कर देता है, और ये वही बायोडीजल होता है जिसको हम लोग डीजल में मिलाकर प्रयोग में लाते हैं। ये वही बायोडीजल होता है जिसको हम लोग डीजल में मिलाकर यूज में लाते हैं। ओके, डीजल में मिलाकर यूज में लाते हैं। तो मैंने आपको प्राइमरी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, देखो जनरेशन के पीछे कंसेप्ट क्या है, दुनिया में पहले क्या किया गया, फिर उसके बाद क्या किया गया। ओके, अब प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब होता है डायरेक्ट यूज करें या डायरेक्ट ना यूज करें, तो दोनों अलग अलग चीजें। अभी हम जनरेशन पर बात कर रहे हैं। ओके, तो ये बताओ सेकंड जनरेशन ये पीपल क्लियर है ना। मेज का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने बोला ना, मेज की पत्तियां हो जाए या मेज का कोई और पार्ट हो जाए, उसकी स्टेम का पार्ट हो जाए जिसमें सेलुलोज, और आप सबको पता है कि पौधों में सेलवाल वगैरह होते हैं और सेलवाल वगैरह सेलुलोज के बने होते हैं। तो इस तरह के प्लांट उसके सेलवाल या उसमें पाए जाने वाला जो सेलुलोजिक मटेरियल होता है, ओके, जो सेलुलोजिक मटेरियल होता है उसकी मदद से हम ये क्लियर कर सकते हैं। बहुत अच्छा बच्चों, क्रिस्टल क्लियर। सेकंड जनरेशन हो गया। तीसरी चीज आते हैं थर्ड जनरेशन बायोफिल। अगला ये थर्ड जनरेशन बायोफिल, अगला ये थर्ड जनरेशन बायोफिल, थर्ड जनरेशन बायोफिल। थर्ड जनरेशन बायोफिल पे यूपीएससी ने क्वेश्चन 2017-18 के आसपास पूछा हुआ है प्री में, देखा एक और क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। होता क्या, आप एक काम करो, थर्ड जनरेशन बायोफिल में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। थर्ड जनरेशन बायोफिल पे क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा हुआ है। ओके, यूपीएससी ने 2017 में पूछा हुआ है। क्या होता है थर्ड जनरेशन बायोफिल, सुनना। थर्ड जनरेशन बायोफिल में एक्चुअल में क्या होता है कि इसको हम एल्कोइल के नाम से जानते हैं। थर्ड जनरेशन बायोफिल इज कॉल्ड एज एल्कोइल। ओके, एल्कोइल का मतलब होता है एल्गी प्लस ऑयल। एल्कोइल का मतलब होता है एल्गी प्लस ऑयल, याद रखिएगा। एल्कोइल का मतलब होता है एल्गी प्लस ऑयल। एल्गी जिनको आप शैवाल कहते हैं, ठीक है, शैवाल कहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी बात करते हैं, देखो थर्ड जनरेशन में जनरली जो हम ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं वहां एल्गी का उपयोग करते हैं, शैवालों का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं, शैवालों का, यानी एल्गी का उपयोग करते हैं। पता है एल्गी जो होते हैं दे आर एक्वाटिक इन नेचर, ये पानी के अंदर होते हैं, दे ग्रो इन द वाटर बॉडीज, जली होते हैं। और जो एल्गी जो जली होते हैं ना, स्पेसिफिक तरह के प्लांट होते हैं ना जो जल में पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और ये मरीन वाटर में भी हो सकते हैं। मतलब फ्रेश वाटर का मतलब कॉन्टिनेंट, फ्रेश वाटर जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं ना जमीन पर, जैसे रिवर है, लेक है, पॉन्ड है, सब फ्रेश वाटर बोले जाते हैं। और मरीन वाटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सी ओशंस। यानी कहने का मतलब है कि जो एल्गा होते हैं एक्वाटिक इन नेचर, वो फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, हर तरह की जलों में पाए जाते हैं। और हम लोग कह रहे हैं कि इन्हीं कुछ एल्गा के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं, जिन एल्गा से हम ऑयल प्रोडक्शन का काम करेंगे, और वही दुनिया में थर्ड पीढ़ी का जैव ईंधन कहलाता है, बायोफिल कहलाता है। ये क्वेश्चन 2017 के प्रीलिम्स में आया हुआ है, 17-18 में देख लेना। एक क्वेश्चन और आपका बनेगा। अब मैंने आपको पहले ही कर दिया, बायोफिल में मैं थोड़ा टाइम दूंगा क्योंकि बायोफिल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन योर पेपर। 17 में आया हुआ मनीष, अच्छा मतलब मनीष ने क्वेश्चन पेपर देख रखा है बुक के पीछे, ये क्वेश्चन 17 में आया हुआ है, गुड। अब देखो मैं मेरे पास बुक नहीं है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन इज इन यूपीएससी 2017। आपको खुद लगता होगा मैं कितनी एक्सरसाइज करके बैठा हूं, इसलिए मैं जो कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसको करो। और साइंस टेक में प्रॉब्लम क्या बताया, साइंस एनवायरमेंट दोनों में आपको कभी किसी ने क्वेश्चन पेपर दिखाया ही नहीं आज तक, इसलिए और कोई सुनो, ये पूरा का पूरा स्टैटिक है। 2017 क्वेश्चन स्टैटिक है, ये सब स्टैटिक है। यूपीएससी में सारे के सारे क्वेश्चन पेपर साइंस टेक से सब स्टैटिक आए हैं, ठीक है। आपकी बुक कल आएगी, देखिएगा। ओके, मैंने बोला ना कि आप सिर्फ इतना ही कीजिए, आप बाकी बच्चों को बता दीजिए, ठीक है, कि बस यहाँ रहें, ठीक है, यहाँ टाइम पास नहीं हो रहा है। ना तो साइंस टेक कैसा टाइम पास होगा, ना इन्वायरमेंट कैसा टाइम पास होगा। ओके, चलिए अब एक चीज तो मैंने देखा कि जितनी तेजी से आप लोगों के मेरे मिनट्स बढ़े हैं,
जितनी तेजी से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े अनअकैडमी पे, मुझे 5 साल देना है भाई, उसके लिए तो आई लव यू ऑल गाइस, आई लव यू एवरीवन। मतलब मुझे नहीं पता था आप लोग इतना प्यार दोगे। ओके, यहाँ के लिए मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि दैट मतलब लिटरली मुझे अनअकैडमी पे लोग इतना लाइक करेंगे। चलो अच्छा है। सो जो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है, आपका प्यार है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, देखो ऐसा होता है ना, म्यूचुअल होता है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, म्यूचुअल होती है चीजें, वन साइडेड नहीं होती। आपने मुझे प्यार दिया, आप मुझे प्यार दे रहे हैं, तो मैं आपको और अच्छा कोशिश कर रहा हूँ, और अच्छा करूँ। ठीक है, देखते हैं भाई। दुनिया में मेरा भी एक सपना है कि मैंने भी नौकरी छोड़ी है, आईआईटी से रहा, बाद में मैं विदेश भी रहा, पर इट्स लाइक केम बैक टू इंडिया। तो मैंने सोचा है कि मेरे को अच्छा टीचर बनना है। ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ गुरु जी की तरह मैं भी बनूँ। कलाम सर हम लोग को पढ़ाते थे, तिवारी सर पढ़ाते थे। तो मैं नासा के साइंटिस्ट रहे हैं, मेरे एक सोदा सर हैं, वो रहे हैं, वो बाद में छोड़कर आए इंडिया कुछ करने के लिए आए। ओके, तो मेरा भी था कि इंडिया में आते हैं, तो देखते हैं कितना मैं कर पाता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एल्गोरिथम्स में। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो एल्गी होते हैं एक्वाटिक होते हैं, ठीक है, एक्वाटिक फ्रेश वाटर और मरीन में दोनों में होता है। आपको पता है, आपके पेपर में जब क्वेश्चन पूछा तो एल्गास आर ग्रोइंग इन द ओशंस नॉट ऑन द कॉन्टिनेंट, ये क्वेश्चन पूछा था, पहला ही स्टेटमेंट पूछा था, गलत है। तो मैं बता रहा हूं, देखो एल्गा दुनिया में हर जगह होते हैं, और इसलिए एल्गा को हम यूबिक्विटस कहते हैं। देखो यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्याप्त, हर जगह व्याप्त होते हैं। हाँ, तो सी ओनली जो लिखा है गलत है, वही बात तो बता रहा हूं ना। तो एल्गा तो फ्रेश वाटर में भी होते हैं। यूबिक्विटस का मतलब होता है एल्गा दुनिया में हर जगह होते हैं, ठीक है, हर तरह के पानी में होते हैं। अब सुनो होता क्या है, असल में होता क्या है। तो एल्गा समझ में आ गया। अरे एक स्पेसिफिक कैरेक्टर बताता हूँ। एक बार यूपीपीसी से पेपर में आया, यूपीपीसी से पेपर आया, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। क्वेश्चन क्या था, वेयर इज द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। यूपीपीसी से पेपर पूछा कहाँ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। उन्होंने अलग अलग जगह रख दिए थे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रख दिया, ओशन रख दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें रख दी। ये मैंने एक बार बताया था इस क्लास में, मुझे पता है, आई नो वेरी वेल। आप लोग बहुत बहुत होशियार हो, है ना। उस दिन आप में से किसी ने नहीं बताया था, वो मैं बता रहा हूँ, ओशन में होती है। और मैंने उस समय बोला था यही अलगा की वजह से ही ओशन के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। मुझे पता है, मुझे पता है, मैं आप लोगों की रग रग से वाकिफ हूँ। ठीक है, तभी तो मैं आपको झेल लेता हूँ। चलो, और आप मुझे झेल लेते हैं। चलिए, ठीक है, तो सबसे ज्यादा ओशन में भी जो फोटोसिंथेसिस होती है वो इसी में होती है। ठीक है, एल्गा की वजह से ही होती है। अच्छा, और सुनो और सुनो, असल में कुछ ऐसे एल्गाज है। अब थोड़ा थर्ड जनरेशन पे आते हैं, मैंने आपको एल्गा के बारे में बता दिया। जो थर्ड जनरेशन होता क्या है, एल्गा जो होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं। असल में सम एल्गाज आर डिस्कवर्ड, है ना, कुछ ऐसे एल्गी हैं जो खोजे गए हैं। सम एल्गीज आर डिस्कवर्ड, कुछ एल्गी जो है वो खोजे गए हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ नाम ही लिख देता हूँ, आपके पेपर में नाम नहीं पूछेगा, बट स्टिल आई एम राइटिंग समथिंग। जैसे बोट्रायोकॉकस, 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 ये नाम आपको बुक में मिल रहा होगा। बोट्रायोकॉकस ब्राउनी लिखा होगा आपके बुक में, जैसा लिखा होगा सायोकाइट्रियम, इस तरह के कुछ नाम लिखे होंगे। सायोकाइट्रियम, ये कुछ एल्गा है। इसके अलावा और भी है, ट्यूनेलिला है, क्लोरेला है, बहुत सारे ऐसे एल्गा हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी सारे इत्यादि एक्सेट्रा। पर इनमें लगभग, इनमें अगर आप देख लो 70% ऑफ ड्राई वेट, 70% ऑफ ड्राई वेट, 70% ऑफ ड्राई वेट इनमें लिपिड मटेरियल होता है। क्या होता है इनके अंदर, लिपिड होता है। तो 70% ऑफ ड्राई वेट है लिपिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, जैसे अभी आपने जट्रोफा के अंदर क्या देखा था, लिपिड देखा था। यहाँ मैं कह रहा हूँ एल्गा के अंदर लिपिड है। पहले एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ड्राई वेट क्या होता है। देखो ड्राई वेट क्या होता है, आपको एक बात बताता हूँ, है ना। आप एल्गा को हमेशा पानी में पाते हो, ठीक है। तो जब भी एल्गा को आप पानी में पाओगे, तो एल्गा में ऑलरेडी वाटर एब्जॉर्ब होगा, अच्छा खासा पानी का वेट होगा उसका। आप उस एल्गा को बाहर निकालो और उसका मॉइस्चर वहां से हटा दो, धूप में रख के उड़ जाए सारा का सारा। अब जो बचाना वो ड्राई वेट है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर एल्गा का ड्राई वेट हटा दीजिए पानी हटाने के बाद, अब जो ड्राई वेट बचा, उस ड्राई वेट में तकरीबन तकरीबन 70%, है ना, 70% जो मैंने बोला ड्राई वेट का जो 70% उसमें लिपिड होता है। इस लिपिड को आप निकाल लो, इस लिपिड को आप निकाल लो। और आपने आपने जट्रोफा से भी क्या मिला था, आपको जट्रोफा से भी लिपिड ही मिला था, ध्यान रखना। और यहाँ पर एक प्रोसेस करा लो जो आपने जट्रोफा में कराया था। क्या नाम था उसका दोस्त, ट्रांसएस्टरिफिकेशन। उसका नाम क्या था, ट्रांसएस्टरिफिकेशन। और ट्रांसएस्टरिफिकेशन से जो लिपिड होगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिपिड कन्वर्ट हो जाएगा बायोडीजल में। ये लिपिड कन्वर्ट हो जाएगा बायोडीजल में। So ट्रांसएस्टरिफिकेशन जो होगा उस प्रोसेस से बायोडीजल में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस ट्रांसएस्टरिफिकेशन प्रोसेस यू विल हैव आल्सो सीन इन द केस ऑफ सी। यहाँ पे मैंने आपको ट्रांसएस्टरिफिकेशन बताया था, यहाँ पर कहाँ बताया था, कहीं बताया था मैंने आपको, यहाँ पढ़ाया था, यस यहाँ पे पढ़ाया था। ये देखो, यहाँ पे मैंने आपको ट्रांसएस्टरिफिकेशन पढ़ाया था। ये देखो ट्रांसएस्टरिफिकेशन, जब जट्रोफा पुंगेमिया से मैंने क्या बनाया था, बायोडीजल। ओके, और वही मैं कह रहा हूँ यहाँ, वही मैं कह रहा हूँ यहाँ, यही ट्रांसएस्टरिफिकेशन प्रोसेस है, आपको एल्गा में भी करना पड़ेगा डीजल बनाने के लिए। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड जनरेशन एक्चुअल में है क्या। तो बहुत सारे ऐसे एल्का होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं बायोडीजल बनाने के लिए। बायोडीजल को भी पीपल कैन फर्दर यूज एज मिक्स विद डीजल, तो डीजल के साथ मिलाकर हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, ये पूरा लॉजिक है थर्ड जनरेशन। अभी एक जनरेशन और बचता है जिसको कहते हैं फोर्थ जनरेशन, लेकिन स्टिल आई टेल यू गाइस, थर्ड जनरेशन अभी कुछ इन्फॉर्मेशन और हैं जो आपको जानने होंगे। तो थर्ड जनरेशन में इन्फॉर्मेशन और क्या है जो आपको जानने होंगे, पहले जरा इधर समझो। तो आप छोटी सी हेडिंग डालो, एक छोटी सी हेडिंग डालो, ठीक है, हेडिंग डालो, हाउ थर्ड जनरेशन इज बेटर देन अर्लियर जनरेशन, यानी तृतीय पीढ़ी अन्य पीढ़ियों से कैसे बेहतर है।
फिर उसके बाद खत्म होने के बाद विल गो टुवर्ड्स द फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन हम बाद में जाएंगे, फोर्थ जनरेशन बायोफिल, फोर्थ जनरेशन बायोफिल पे हम बाद में जाएंगे। पहले हम बात करेंगे हाउ थर्ड जनरेशन इज बेटर देन अर्लियर जनरेशन, हाउ थर्ड जनरेशन इज बेटर देन अर्लियर जनरेशन। सो हाउ थर्ड जनरेशन इज बेटर देन अर्लियर जनरेशन, यानी जो अभी जो अर्लियर जनरेशन, आपको पता है अर्लियर जनरेशन में भी सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो जनरेशन था वो सेकंड जनरेशन था, जहां जट्रोफा पुंगेमिया पे यूज किया गया था। सो हाउ थर्ड जनरेशन इज बेटर देन अर्लियर जनरेशन, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाउ थर्ड जनरेशन बेटर देन अर्लियर जनरेशन याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा यूज हुआ है। ये बताओ सबसे ज्यादा, अच्छा अल्का के पहले सबसे ज्यादा कौन सी जनरेशन का यूज हुआ था पूरे भारत में डीजल मतलब बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए? टेल मी आंसर। डेफिनेटली आप सब जानते हैं जट्रोफा, जट्रोफा जट्रोफा पुंगेमिया हर कोई जानता है। फर्स्ट का उतना यूज नहीं हुआ जितना कि सेकंड का यूज हुआ, ठीक है फाइन। तब बात करते हैं थर्ड जनरेशन कैसे बेटर है। यहाँ एक्चुअल में मैं सेकंड जनरेशन से ही कंपैरिजन करूंगा, एवरीथिंग विल वेरी क्लियर। पहला पॉइंट, नो कंपटीशन विद फूड क्रॉप्स। तो पहला हुआ फूड है ना, खाने योग्य पौधों के साथ किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं है, नो कंपटीशन विद फूड क्रॉप। पहला मिला नो कंपटीशन विद फूड क्रॉप्स। क्यों? आप मुझे एक बात बताओ, आप जमीन पे लगाते थे क्या शुगर केन? आप जमीन पे लगाते थे क्या जट्रोफा पुंगेमिया? अगर मैं आपको कहूं जमीन पे ये तेल वेल वाले पौधे मत लगाओ, आप वहां पे खाने पीने वाले लगाओ, तो आप कहीं ना कहीं खाने वाले पौधे जो थे फूड क्रॉप्स थे उनके साथ दिक्कत कर रहे थे ना। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि जो आप गलत कर रहे थे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास अच्छा हो गया कि बहुत सारा वाटर बॉडीज है जिनमें किसी तरह का कुछ नहीं होता, आप उन वाटर बॉडीज में ले जाओ, अलगा लगाओ और अलगा से तेल निकालो, तो आप कहीं भी फूड क्रॉप के साथ प्रॉब्लम नहीं कर रहे। पहली चीज, तो पहली चीज समझ में आ गई, हाउ द थर्ड जनरेशन वाज बेटर बिकॉज़ हियर वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम विद द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट प्लांट्स या फूड क्रॉप्स। मतलब फूड क्रॉप बोले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट अच्छा नहीं है। दूसरी बात सुनो, एल्गा आर फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन नेचर। एल्गा बहुत तेजी से किसी तालाब झील में ग्रो कर जाते हैं। एल्गास आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द नेचर। जो एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं, बहुत तीव्रता से ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं। एल्गी आर फास्टेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन नेचर। एल्गीज आर फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द नेचर। एल्गी बहुत तेजी से वृद्धि करने वाले पौधे हैं। सो एल्गीज आर फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द नेचर, ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द नेचर। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इसके सपोर्ट में कुछ बात बताना चाहते हो। अगर आपको जट्रोफा लगाना है तो जट्रोफा को एक वयस्क प्लांट बनने में, बड़ा होने में 2 से 3 साल का समय लगता है। सो जट्रोफा विल बी एन एडल्ट प्लांट, जट्रोफा विल बी एडल्ट प्लांट इन 2 to 3 years। यानी 2 से 3 सालों में जाकर जो 2 to 3 years में जाकर जट्रोफा एक वयस्क प्लांट बनता है। और जब वयस्क प्लांट बन जाता है, एडल्ट प्लांट बन जाता है, तब जाकर उसे सीड्स वगैरह और पार्ट्स आते हैं, तब आप उनको यूज करते हो डीजल बनाने के लिए। लेकिन एल्गी के साथ बेनिफिट क्या है? एल्गी के साथ बेनिफिट क्या है? एल्गी ग्रो इन 2 to 3 days। एल्गी ग्रो इन 2 to 3 days, यानी एल्गा 2 से 3 दिन में बड़े हो जाते हैं। सो एल्गी ग्रो इन 2 to 3 days। एल्गा के साथ ये है कि एल्गी 2 से 3 दिन में बड़े हो जाते हैं। तो ये बताओ, अगर आप थोड़ा सा फर्टिलाइजर पानी में डाल दो, वाटर बॉडीज में डाल दो, एल्गा रोज हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है, जैसे अगर जट्रोफा से आपको डीजल बनाना है तो 2-3 साल रुकिए पहले, फिर हर साल आएगा, ग्रो होगा, फिर हर साल ग्रो होगा। पर एल्गा से 2 से 3 दिन, हर 1-2 दिन के बाद आपको डीजल मिल जाएगा, हर 1-2 दिन के बाद आपको डीजल मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि दोस्त, जैसे काऊ गिव्स मिल्क एवरी डे, गाय हमें रोज दूध देती है, तो ये एल्गा वाला जो होगा ना, ये हमें तेल रोज देगा। कितना मजेदार है ना, गाय रोज दूध देती है, एल्गा हमें रोज ऑयल देगा। ये एक बेनिफिट हुआ आपको एल्गा के साथ। सोचो, रोज रोज प्रोडक्टिविटी हो रही है, रोज रोज प्रोडक्टिविटी हो रही है। तो साल भर में कितनी प्रोडक्टिविटी? ये तो साल में एक बार आएगा ना, तो साल ये तो रोज रोज ही हो 1-2 दिन के बाद। तो मैं आपको लिए चलते हैं, कंपैरिजन कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैं बोलूं किसी 1 हेक्टेयर ऑफ एरिया में, अगर किसी 1 हेक्टेयर ऑफ एरिया में बात करूं, और आई एम डूइंग द कंपैरिजन ऑफ द एल्गा विद द जट्रोफा, एक साल में 1 हेक्टेयर एरिया में इन अ ईयर अगर मैं एनालिसिस करूं, पता है मुझे क्या रिजल्ट आता है? जो साइंटिस्ट ने बोला, साइंटिस्ट ने बोला है कि 10 गुना से लेकर 100 गुना, यानी 100 टाइम्स तक मोर बायोडीजल प्रोडक्शन हैपन, मोर बायोडीजल प्रोडक्शन हैपन इन कंपैरिजन टू जट्रोफा। माय गॉड, यानी कहने का मतलब है, अगर 1 हेक्टेयर के एरिया में हम तालाब बना लें, जिस 1 हेक्टेयर एरिया में लोगों ने जट्रोफा लगाया है, जमीन पर तालाब बना लें, और उस तालाब में अगर हम एल्गा ग्रो कर लें, और फिर साल भर में देखें कि उस जगह के एरिया में एक साल में कितना एल्गा से डीजल हुआ है, और एक साल में 1 हेक्टेयर एरियाज में जट्रोफा से कितना बायोडीजल हुआ है, और दोनों को कंपैरिजन करें तो एल्गा से करीब 10 से 100 गुना ज्यादा, 10 to 100 टाइम्स मोर बायोडीजल प्रोडक्शन हैपेंड देन जट्रोफा। अब बोलो, तीसरा पॉइंट कमाल का स्टेटमेंट था या नहीं था? You will tell me the third point was literally a great statement or not? अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे तो ये फार्मर के लिए बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। आई एग्रीड गाइस, ये फार्मर के लिए बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। आई एग्रीड, ओके। और यहां पे मैं बोल सकता हूं इट विल बी इकोनॉमिकली वायबल, इकोनॉमिकली वायबल। तो ये मैं बोल सकता हूं कि किसान के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, एक इंडस्ट्री की तरह उसको पैसा कमाने के लिए। आई एग्रीड, सो इट इज एन इकोनॉमिकली वायबल। एवरीबॉडी क्लियर? इट इज एन इकोनॉमिकली वायबल का मतलब क्या है?
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम मैं आपको बोलूंगा। कौन सी प्रॉब्लम? वो जो ट्रांस एस्टिफिकेशन प्रोसेस कहा था ना, वो ट्रांस एस्टिफिकेशन प्रोसेस एक्चुअल में लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है। जो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट होते हैं वो कुछ केमिकल रिएक्शन करा के इस लिपिड से बायोडीजल बनाने की कोशिश करते हैं। बट दिस प्रोसेस नॉट अ इजी टास्क, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। दिस प्रोसेस नॉट अ इजी टास्क, दिस प्रोसेस वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसमें काफी दिक्कत आती है इन चीजों को बनाने में। ओके, नाइदर इन ऑल द ऑस्पेट थर्ड जनरेशन इज गुड, यू पीपल रिमेंबर गाइस। अब हम आते हैं फोर्थ जनरेशन की तरफ, चतुर्थ पीढ़ी की तरफ। सॉरी, चौथा पॉइंट, हाउ इट इज बेटर। हाउ इट इज बेटर। जब हम बात करेंगे चौथे में हाउ इट इज बेटर, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। जानते हो जो वेस्टेज ऑफ जट्रोफा होते हैं ना, जो जट्रोफा का जो वेस्ट आता है, वेस्ट ऑफ जट्रोफा, वेस्ट ऑफ जट्रोफा जो होता है, वेस्ट ऑफ जट्रोफा जो होता है, नॉट इजिली रिसाइकल। यानी जो जट्रोफा से आपने जो सीड्स वगैरह, उसके जो भी लीव्स वगैरह से आपने लिपिड बना लिया, उसके बाद उसका जो वेस्ट बना, उसके सीड का बचा हुआ पार्ट, चूसा हुआ निकला हुआ बचा हुआ पार्ट, या उसके बाकी जो पार्ट्स बचे, वो डिकम्पोज नहीं होते आसानी से। नॉट रिसाइकल, नॉट डिकम्पोज्ड, नॉट इजिली डिकम्पोज्ड। और अगर नॉट इजिली डिकम्पोज होगा तो वो भी ठीक नहीं है। सो वेस्ट ऑफ जट्रोफा कैन नॉट बी इजिली डिकम्पोज। कहने का मतलब है कि जो जट्रोफा के अवशिष्ट हैं वो आसानी से अपघटित नहीं होते, हिंदी में अपघटित नहीं होते। ओके, तो जट्रोफा के अवशिष्ट आसानी से अपघटित नहीं होते। पर पता है, बट एल्गल वेस्ट आर गुड प्रोटीन कंटेंट, पर वो एल्गा जैसे बुटायोकॉकस, सायोकाइटियम, जब इनके बारे में बोल रहे हो, है ना, उनमें प्रोटीन बहुत होता है। मतलब वो बुटायोकॉकस, सायोकाइटियम जो होता है, उनसे हमने लिपिड निकाल लिया, उसके साथ जो बचा हुआ एल्गा का पार्ट होता है ना, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब प्रोटीन की मात्रा अगर ज्यादा होती है तो प्रोटीन एक तरह का फूड होता है। इस प्रोटीन को अगर मैं बोलूं, अगर आप कैटल्स को खिलाओ तो कैटल और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, बिकॉज प्रोटीन इज डाइट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द कैटल्स। जो प्रोटीन इज डाइट है वो कैटल्स को स्ट्रेंथ देते हैं, और इसी वजह से कैटल्स और स्ट्रांग होते हैं और कैटल्स और ज्यादा एनर्जी देते हैं। अब जाकर आप मुझे बताओ कि थर्ड जनरेशन इज बेटर देन अर्लियर जनरेशन, आपके पास सॉलिड पॉइंट है या नहीं? लॉजिकली हमसे साइंस एक बार ना, फालतू बात नहीं, आंख बंद किया, पहला दूसरा ये तीसरा ये चौथा, फिर फालतू बात। हमारा यूपीएससी को कचड़ा बना के रख दिया है, और अंत में जाके कह देते हो कि सब पेपर में कुछ नहीं आया, सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, सब स्टैटिक आता है, सब लॉजिकल आता है, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई भी कुछ भी पढ़ रहा है, कोई कुछ भी पढ़ा रहा है। क्वेश्चन पेपर देख लो, सारा ज्ञान आ जाता है। ठीक है, देख रहा हूँ मैं, कुछ भी बना लिया पीपीटी, पढ़ लिया। तो किताबें पढ़ लो, तुम क्या पीपीटी किसी के मुंह से सुन रहे हो, खुदे पढ़ लो तुम। चलो, हमारे ऑनलाइन में कितना आसान हो गया ना पढ़ाना। बना लिया पीपीटी, पढ़ दिया, सब अध्यापक बन जाओ, तुम लोग भी अध्यापक बन जाओ, है ना, सब बन जाओ, पूरी दुनिया अध्यापक बन जाए, ईश्वर से ज्यादा अध्यापक हो जाएंगे सब। पीटी लिख लिए, गोज लिए, अब ये लाइन पढ़ दिया, ये लाइन पढ़ दिया, हो गया, चलो भाई पॉलिटी खत्म, हिस्ट्री खत्म, साइंस खत्म, ये तुम्हारा है, कचड़ा कर दिया ऑनलाइन। चलो छोड़ो, चलिए, मेरा फेस नहीं दिख रहा है भाई, मैं इतना सुंदर भी नहीं हूँ, ठीक है, और मैं अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार हूँ, ठीक है। तो बाकी बताओ भाई, तुम लोग दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है बच्चा, ठीक है, चलो आजा, आगे बढ़ जाए हम। बहुत अच्छे। अब हम थोड़ा सा ना फोर्थ जनरेशन पे चलते हैं। ओके, फोर्थ जनरेशन पे चलते हैं। प्रियंका ने सही बोला है कि सर जट्रोफा के वेस्ट का क्या करेंगे, ठीक है। बच्चा जानते हो क्या, कुछ लोग कहते हैं जट्रोफा के वेस्ट से बायोगैस बना लें, कुछ लोग कहते हैं जट्रोफा के वेस्ट से, नहीं पॉइजनस नहीं है, ठीक है, पॉइजनस नहीं है, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि नॉट इजिली डिकम्पोज, हम ये बोले कि डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है, हम ये नहीं करेंगे पूरा का पूरा होता है, ठीक है, आगे बढ़। अब हम आते हैं फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन बायोफिल सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं, इस बारे में सुनना। फोर्थ जनरेशन बायोफिल जरा सुनना, ठीक है। फोर्थ जनरेशन बायोफिल क्या होता है? फोर्थ जनरेशन बायोफिल में हम आपको दो एग्जांपल बताते हैं। एक आप माइक्रोबियल फ्यूल सेल ले लो। पहले बताओ, आप लोग माइक्रोबियल फ्यूल सेल जानते हो? बिल्कुल जानते हो, कोई आज मत बोलना कि तुम नहीं जानते हो, तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। ये क्वेश्चन 2012 के यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है, आप सब जानते हो, 2012 में आ चुका है, और सबने बुक से क्वेश्चन सॉल्व किया, मुझे भी पता है, एवरीबडी हैज सॉल्व दिस क्वेश्चन 2012। जो माइक्रोबियल फ्यूल सेल होते हैं, ठीक है, ये, और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं, और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होता है, और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जो माइक्रोबियल फ्यूल सेल और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो होता है, ओके, माइक्रोबियल फ्यूल सेल और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट होता है, इनको हम फोर्थ जनरेशन बायोफिल में रखते हैं, ठीक है। तो माइक्रोबियल फ्यूल सेल जो है एमएफसीज, और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं, इनको हम यहां रखते हैं, यू शुड बी क्लियर, ठीक है। अब बात होती है माइक्रोबियल फ्यूल सेल क्या होता है। मैंने आपको बता दिया, फ्यूल सेल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। अब इससे कितने बच्चों को माइक्रोबियल फ्यूल सेल याद है जो मैंने क्लास में पढ़ाया था? 2012 के क्वेश्चन भी रहा था, जब थंबनेल तो कितने बच्चों को याद है माइक्रोबियल फ्यूल सेल? 70-80 बच्चों को याद है, ठीक है सर, आपने क्लास में कराया था, ठीक है बच्चों।
रिपीट नहीं कर सकता मैं फिर सिलेबस कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा, बहुत बड़ा सिलेबस, पहला ही चैप्टर चल रहा है एनर्जी, प्लीज आप लोग थोड़ा सा ऐसे मत करो, रिपीट मत करो, इस हिसाब से तो रोज बच्चे आ रहे हैं, रोज ही मुझसे रिपीट करेंगे, सिलेबस ही नहीं खत्म, प्लीज बच्चा, है ना प्रियंका? ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट में आपको बता रहा हूं, ऐसा है कि जब मैं आपको बायोटेक पढ़ाऊंगा, पिछली बार बताया ना 6 से 7 क्वेश्चन आपके पेपर में, 13 क्वेश्चन साइंस टेक्स हैं, सिर्फ बायोटेक से रहे हैं। जब मैं आपको बायोटेक पढ़ाऊंगा, अब बायोटेक ज्यादातर वो बच्चे बहुत डिमांडिंग करते हैं जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होते हैं, उनका सब कुछ सही होता है, वो बायोटेक मुझे अभी भी याद है क्लास में हमेशा मेरे से बच्चे पहले बायोटेक पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि 40% बच्चे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बैकग्राउंड आते हैं क्लास में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग सेक्टर में। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट क्या होता है ना? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट में क्या होता है कि हम कुछ जीन वगैरह का ट्रांसफर करते हैं किसी प्लांट्स के अंदर, और जब हम जीन वगैरह का किसी प्लांट के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, तो प्लांट स्टार्टेड टू इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, प्लांट अपने अंदर लिपिड को बनाने की मात्रा को बढ़ा देता है, और ये तब संभव होता है जब प्लांट में किसी जीन का हस्तांतरण करते हैं, आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑफ सर्टेन जीन इनटू द प्लांट, प्लांट स्टार्ट टू इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, और जब प्लांट इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, उस लिपिड्स को आप वहां से निकालिए और ट्रांसएस्टिफिकेशन प्रोसेस करके बायोडीजल बनाइए। तो कहने का अभिप्राय है दोस्त कि बहुत सारे कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पौधों के अंदर ऐसे जीन का ट्रांसफर करते हैं जिससे पौधों में लिपिड की मात्रा का बनना बढ़ जाता है, और जब पौधों के अंदर इस सेल की मात्रा मतलब लिपिड की मात्रा का बढ़ना बढ़ जाता है तो उसी लिपिड को वहां से निकालकर आप ट्रांसएस्टिफिकेशन करके बायोडीजल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये रहा 4 जनरेशन। ठीक है, अब आप में से कोई भी मुझसे एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर आपने मुझे चारों जनरेशन बताया, आपने मुझे फर्स्ट जनरेशन बताया, आपने मुझे सेकंड जनरेशन बताया, आपने मुझे यहाँ फर्स्ट जनरेशन बताया, आपने मुझे यहाँ सेकंड जनरेशन बताया, आपने मुझे आगे के लेक्चर्स में आपने मुझे थर्ड जनरेशन बताया, और अब आपने मुझे फोर्थ जनरेशन बताया, आपने यहाँ मुझे फोर्थ जनरेशन बताया। अब आप में से आपको पूछना चाहिए क्वेश्चन, है ना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये लॉजिकल होता है, ठीक है, और आपको पूछना चाहिए बिल्कुल, सर तो कौन सा जनरेशन ठीक है? यू गाइस शुड आस्क मी अ क्वेश्चन, सर व्हिच जनरेशन इज गुड? लेट मी चेक गाइस, आप मुझे कौन सा जनरेशन अच्छा मानते हो? ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके ऑप्शंस हैं ABCD, जो आप पोल पे मुझे दीजिएगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ABCD, ए का मतलब पहली जनरेशन, बी का मतलब दूसरी जनरेशन, सी का मतलब तीसरी जनरेशन, डी का मतलब चौथी जनरेशन। चलिए, कौन सी जनरेशन अच्छी है? व्हिच जनरेशन इज मोर गुड? कौन सी जनरेशन अच्छी है? किसको आप महत्व ज्यादा देंगे? देखो, आप में से जितने भी बच्चों ने मुझे आंसर दिया, मैक्सिमम लोगों ने मुझे आंसर दिए हैं सी, मैक्सिमम लोगों ने मुझे आंसर दिए हैं सी, पर मैं आपको पहले बता दूं, ये डिपेंड करता है उस कंट्री के रिसोर्सेज पर। यहाँ एक लॉजिक है और इसीलिए मैं आपके सामने आया हूँ, ये डिपेंड करता है उस कंट्री के रिसोर्सेज पर, जरा समझना। उस कंट्री के रिसोर्स का क्या मतलब है? जिस जगह के राष्ट्र में जिस तरह का संसाधन होगा उस तरह की कंट्री के लिए वो एक अच्छा विकल्प होगा। अब मान लो इंडिया की सॉइल ऐसी हो जहाँ पर जट्रोफा ग्रो ही ना हो, तो इंडिया में कभी भी सेकंड जनरेशन हो ही नहीं सकता। मान लो इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पानी ही ना हो, तालाब झील ही ना होते हो, तो थर्ड जनरेशन कभी हो ही नहीं सकता। मान लो इंडिया का बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट बहुत गंदा है, लिटरली गंदा है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इंडिया में कोई फोर्थ जनरेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है दोस्त, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप जो भी यहाँ पर यूज करें, ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कौन सा रिसोर्सेस है। तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि कौन सा एक पर्टिकुलर एकदम सही है, ये डिपेंड करता है उसके रिसोर्सेस पर। सॉरी बच्चों, सो मैंने आपको सिर्फ ये बोला था कि हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, हम जो बात कर रहे हो किस पे डिपेंड होता है, हम जो काम कर रहे हैं वो डिपेंड होता है, हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, कि आपकी कंट्री पे कौन सा रिसोर्स होता है। तो भारत के रेफरेंस में अगर बात करूं कि अब आप मुझसे पूछोगे सर कौन सा सही है, तो मैं आपको बोलूंगा देखो, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। क्यों? भारत में शुगर केन अच्छा होता है, भारत में पानी है, तो अगर यहाँ पे देखें तो भारत में ये सारे के सारे प्लांट जो जट्रोफा टोफा भी अच्छी खासी मात्रा में होता है। इंडिया में अलगा का भी प्रोडक्शन अच्छी खासी मात्रा में होता है, लेकिन इंडिया में हमारे यहाँ दोस्त बायोटेक एक्सपेरिमेंट अभी तक उस लेवल पे पहुंचा नहीं है, तो हम पहला दूसरा तीसरा तीनों जनरेशन को प्रायोरिटी देंगे। पर वही अमेरिका में देखो तो बायोटेक एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा एडवांस है, तो वहाँ वो चौथे एडिशन को भी लेके जाएंगे। अब जैसे ये पूछूं मैं, ये बताओ गल्फ कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज, लेट मी चेक, आप इसे देखें कितने बच्चों के पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो क्वेश्चन बहुत फनी पर है आईक्यू वाला, ठीक है, लेट मी चेक मेरे बच्चे जो है वो कितने फनी क्वेश्चंस को, है बहुत फनी वाला, लेकिन यहाँ आईक्यू लगा के करना पड़ेगा ना। मेरा सिर्फ क्वेश्चन है कि गल्फ कंट्रीज में किस जनरेशन पे आप जाओगे, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड या फोर्थ, है ना, या कोई नहीं, है ना। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ये आपके ABCD वही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। आप मुझे बताओ, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत मजा आता है ना। बोलते हैं हमारे गाँव में बोलते बुज्जल बुझौलिया। ठीक है, तुम लोग को डांट सकता हूँ मैं, पहले बता दो तुम लोग, भाई बोलो डांट सकता नहीं रहता, जल्दी बोलो तुम लोग, डांट सकता नहीं रह सकता। तो में से 15%, 48%, बी लोगों ने बोला 19 और डी, तो डांट सकता नहीं रहता, पहले बताओ, पहले बोल दो पहले, क्योंकि
डांट समय पहले पूछना बहुत जरूरी है। कुछ लोग आजकल की नई जनरेशन बड़ी ज्यादा गुस्सा हो जाती है भाई, मम्मी पापा बात को डांट दो डांट सकते हैं, ठीक है। अब सुनो सुनो डांटने दो पहले ना। गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी, उल्लू, है ना, सब हो तुम लोग, है ना। तो चिंपैंजी, मंकी, गोरिल्ला, चिंपैंजी सब तुम लोग हो ना। आप सुनो तुम लोग एक नंबर के गधे हो। ये बताओ, गल्फ कंट्रीज में, है ना, गल्फ कंट्रीज में हो गया ना, तुम लोग मान लिया तुम लोग हो, ठीक है। तो गल्फ कंट्रीज में होता क्या है कि वहां पे इतने सारे ऑयल रिजर्व्स हैं, वो सब कहाँ जाएंगे शुगर केन लगाने। पूरी दुनिया वहां से, वहां पानी सस्ता है, वहां तेल सस्ता है, पानी महंगा है, वो सब कौन जनरेशन पे जाएंगे। वही हम कह रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाना, आईक्यू वाला क्वेश्चन, ऐसा साइंस से कोई लेना देना नहीं है। वो सब खुद ही इतना सेल्फ डिपेंडेंट, उनकी सबकी दिक्कत क्या है। अरे अमेरिका उनके लिए लड़ाई कर रहा है, यूरोप उनके लिए मरा जा रहा है, समझ में आया नहीं आया। तो वही मैं कह रहा हूँ मित्र, यहाँ समझना जरा, यहाँ लॉजिक कुछ और है। गल्फ कंट्री किसी में नहीं जाएंगे, उनको जरूरत ही क्या है। ये बता दोस्त, लॉजिक समझ में आया कि नहीं जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये बिल्कुल क्लियर। हाँ, तो बच्चे थोड़ा दिमाग लगाया करो। तो तुम लोग, मैंने बोल दिया था चिंपैंजी, गोरिल्ला, मंकी, डंकी, है ना, सब मैंने बोल दिया था। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आंसर थी हाउ क्यूट अभिषेक। नहीं, मैंने वैसे बात में बोल दिया था, या कोई नहीं, है ना, बोला था, है ना। चलो बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छे बच्चे, है ना, कितने प्यार से डांट खाते हो ना, कितने सभ्य बच्चे हो, सो क्यूट। इतने प्यारे प्यारे बच्चे मुझे कहनी, मुझे पता ही नहीं था, सो क्यूट। डांट भी खाते सब प्यार से, स्माइल भी देते हैं, वाह बहुत अच्छे। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, मेरे अपने हो तुम सब, मेरे अपने हो। डांटता मैं तो किसी भले के लिए डांटता हूँ। अच्छा सुनो, एक मिनट सुनो, यहीं पे ना हम लोग एक बायोफिल पॉलिसी करेंगे। काम बायोफिल पॉलिसी, बायोफिल पॉलिसी करेंगे। ओके, बायोफिल पॉलिसी करेंगे। एक चीज है, एक मिनट रुको, मैंने ना अभी फ्लैक्स फ्यूल वाला पढ़ाया था तुम लोगों को, ठीक है। अभी मैंने तुम लोगों को एक फ्लैक्स फ्यूल का पढ़ाया था। लेट मी, एक मिनट रुको, रवि अग्रवाल सर, हाँ एक मिनट, कहाँ गया भाई फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स, जस्ट मिनट। कार्बन व्यापार पे मैंने यूट्यूब डाल दिया, एक मैं ये दे देता हूँ, आप इसको देख लेना, ठीक है। मैंने तो ये आपको मैंने शेयर कर दिया। एक तो ये है, गॉट इट। और एक ये मैंने अभी, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग यार सब बेकार कर देते, मैंने अनर्थ कर दोगे सारी मेहनत, है ना। ये एक ये बनाया, यहाँ पे मैंने ना फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल पे बताया, जहाँ मैंने एक से ज्यादा ऑप्शन के फ्यूल के वीडियोस हैं जो अनअकैडमी पे अपलोड हुआ है। ये लिंक है, उसको एक बार देख लेना, आप सब देख लेना, ठीक है। अब यू पीपल विल अंडरस्टैंड अबाउट द ऑप्शंस, ठीक है। अभी आप समझ जाओगे आसानी से ऑप्शंस क्या है, ठीक है। सुनो, आप देखते हो ये फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल वाले के बाद देखना, ये करंट अफेयर्स के साथ मैंने जोड़ा। अब सुनो, बायोफिल पॉलिसी 2018 में लाई जाती है। बायोफिल पॉलिसी 2018 में लाई जाती है। और बायोफिल पॉलिसी जो है, इसका एक टारगेट ईयर होता है 2030 में हमें कुछ करना है, जरा समझना पहले, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि बिना पीछे का कि आपको आगे का समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 1 + 1 + 1 = 3 हो चुका है। अब +1 = 4 आज चल रहा है। अब 2 + 1 आपको आता है नहीं, तो 3 + 1 में आपको दिक्कत होगी। मैं आपको बार बार कहता हूं, इसलिए मैंने कहा था कि मेरी क्लास शुरू से रखना, एक बार भी बाहर मत जाना, बीच बीच में कूदोगे, मान लो क्लास छूट जाती है तो रिकॉर्डेड क्लास देके फिर अगली बार बैठना। ओके, हो जाता है कभी कभी लाइफ में, हो सकता है आपसे, लेकिन कोशिश हमेशा करना कि यू शुड बी कम इन फ्रंट ऑफ मी एंड यू शुड लिसन मी, ताकि यू फील दैट लिटरली आई एम टेकिंग योर क्लास। इसमें क्या होता है, 2 घंटे ना आप सीरियस होकर बैठते हो, बाद में जब फ्री टाइम में 2 घंटे देखते हो ना, तो वो अटेंशन नहीं रहता जितना अभी आप मेरे साथ देते हो। ओके, हाँ, इसीलिए कहता हूँ कि लाइफ में मुझे सुनो, क्योंकि बाद में 2 घंटे का ना वो वीडियो आप 2 घंटे में ही देखते हो, वो 5 घंटे में देखते हो, खाना पीना चले जाते हो कहीं, यहाँ पर यू बी हियर एंड टोटली फोकस टुवर्ड द क्लासेस। 2030 के लिए टारगेट बनता है, क्या टारगेट बनता है 2030 के लिए, क्या टारगेट बनता है कि जो हम एथेनॉल को यूज करने जा रहे हैं, देखना, जो हम इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने जा रहे हैं, ठीक है, एथेनॉल को जो पेट्रोल में मिलाने जा रहे हैं, आप फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने बोला है कि फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल में ये होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी फ्यूल की होनी चाहिए। एग्जैक्टली अभिषेक, यू आर राइट कि एथेनॉल को जनरली हम लोग 90% यूज कर रहे हैं आज के रेफरेंस में, सॉरी 10% यूज कर रहे हैं, और पेट्रोल को हम लोग 90% यूज कर रहे हैं। गैसो हॉल में हमने देखा था, वैसे एक्चुअल में 10 नहीं है, वो 8.5 है। फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल पढ़ोगे तो सुनोगे तो मिल जाएगा। इसको हमें मिलाकर कितना ले जाना है, 20% एथेनॉल को करना है ना, और पेट्रोल को हमें 80% कर देना है। ये है बायोफ्यूल पॉलिसी एथेनॉल के लिए, और ये जाना है 2030 नहीं, अब इसका टारगेट ईयर 2025 कर दिया है। यानी कहने का मतलब है बायोफ्यूल पॉलिसी जो 2030 की आई थी, उसमें यह बोला गया था कि 2030 तक एथेनॉल की मिक्सिंग को पेट्रोल में बढ़ाकर 10% से 20% कर देंगे। लेकिन अभी एक नया उसमें मोदी जी का अपडेट आया कि 30 नहीं, उसको 25 में और जल्दी जल्दी करते हैं। एग्जैक्टली, जिसको हमने बहुत बढ़िया सिद्धि जो बोल रही है, बच्चा यू आर राइट, जिसको E20 बोलते हैं, एथेनॉल 20, ये मैंने फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसको हमने ये कर दिया। प्रियंका जो 2023 आ रहा है बच्चा, वो ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है, अभी आप 2025 मानो। और दूसरी तरफ जो बायोडीजल का मिक्सचर है, उसको भी हम डीजल में मिलाना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये आने वाले सालों में क्या है, और बायोडीजल के मिक्सिंग को 5% डीजल के साथ स्टार्ट हो जाएगा भारत में।
यानी 20% एथेनॉल को हम शुरू कर देंगे 2025 तक, और बायोडीजल को हम कह रहे हैं डीजल में लाना शुरू कर देंगे। अब आप पूछोगे इससे फायदा क्या है, ये बायोफ्यूल पॉलिसी जो है वो क्यों लाई गई है? ये तो कुछ फैक्चुअल डेटा है, ठीक है। मेरे सारे करंट अफेयर्स आप सुनेंगे, नहीं तो मेरी क्लास आपके लिए किसी काम की नहीं है, ठीक है। मेरी क्लास आपके लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टैटिक रिलेटेड इश्यूज और प्लस एक करंट अफेयर्स, कुछ करंट अफेयर्स के लिए मैंने बोला था वाईटी सेशन पे मेरे साथ रहिए, ओके। या फिर यू पीपल आर कनेक्टेड विद द टेलीग्राम। जो टेलीग्राम में जब मैं कोई वीडियो शेयर करता हूँ तो आपको तुरंत उसे देख लेना चाहिए, ओके। जो टेलीग्राम है, जो भी वीडियोस उसमें अपलोड होते हैं यूट्यूब में, तुरंत मैं उसको शेयर कर देता हूँ, उसके पीडीएफ भी वहां डाल देता हूँ, उसके पीडीएफ भी डाल देता हूँ टेलीग्राम पे। अब क्यों नहीं है टेलीग्राम पे? मैंने आपको 2 टेलीग्राम बोला है, एक मेरा पर्सनल वाला, एक दूसरा अनअकैडमी वाला। दोनों जगह पे मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अनअकैडमी के पहले से मेरे साथ जुड़े हुए, ओके। तो मैं दोनों जगह शेयर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका फायदा क्या है, ठीक है। आप सबको गुजारिश है वहां पे रहेगा। हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो क्वेश्चन मार्क बंदा यहाँ पे ये कहना है कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए का, लगभग 30,000 करोड़ रुपए का इस तरह की चीजें करके हम उसका इंपोर्ट कम कर लेंगे। असल में क्या होता है, भारत लगभग 70% से ज्यादा फ्यूल के लिए दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट होता है। यानी हम अपनी बेसिक नीड्स का 20-25% ही यूज कर डेवलप कर पाते हैं, जो हमारे इंडिया में मिलता है, ठीक है, वो हमारे इंडिया में मिलता है। तो करते क्या है, अगर हम पता है हमें इन तेलों को खरीदने के लिए दूसरे कंट्री से अच्छा खासा अपना पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर मैं बायोफ्यूल वगैरह के ऑप्शन को लाऊं, एक विकल्प को लाऊं, और इस तरह से हम अपने फ्यूल को, अपना फॉसिल फ्यूल को बचा लें, और इस तरह की मतलब फॉसिल फ्यूल को मंगाना कम कर दें, क्योंकि एथेनॉल और बायोडीजल से हम उसकी काफी हद तक जरूरतों को पूरा कर लें, तो काफी हद तक हम लोग बाहर के जो इंपोर्ट है ना, पेट्रोलियम वगैरह, जो आज 70% से ज्यादा दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है, उसको कम कर लेंगे। तो हमारे कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी काफी बचेगा, पैसा बचेगा, और जो पैसा बचेगा उसको देश के डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। जैसे कोविड आ गया तो उस समय आप लोगों की मदद हो जाएगी, ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे थोड़े बहुत। तो इन दैट वे गाइस यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट। ये पूरा का पूरा बायोफ्यूल पॉलिसी। तो बायोफ्यूल पॉलिसी में बायोफ्यूल को प्रमोट करने की कोशिश क्यों की गई है? okay, दूसरा फायदा ये भी होता है, इंटरनेशनल लेवल पे प्रेशर भी है। क्या प्रेशर है? कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम किया जाए, और बायोफ्यूल एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बायोफ्यूल का मतलब होता है प्लांट डिराइव्ड, और प्लांट डिराइव्ड जो चीजें होती है ना, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है। मैंने आपको बायोगैस में भी बोला था, जब मैं आपको बायोफ्यूल पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा बायोगैस और बायोफ्यूल में जो चीजें होती है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है। और जो नॉर्मल पेट्रोल डीजल जलते हैं उनमें पोल्यूशन होता है, जो फॉसिल फ्यूल होते हैं पेट्रोल डीजल वाले। तो आपको कहीं अगर बायोफ्यूल आप मिला लेते हैं, ये देखो। और एक चीज और मैंने आपको बताई थी, आपको याद है जब मैंने एंटी नॉकिंग एजेंट बताया, मैंने बोला था एथेनॉल तो ऑक्टेन नंबर भी उस पेट्रोल का बढ़ा देते हैं। डू रिमेंबर गाइस ऑक्टेन नंबर? यू रिमेंबर ऑक्टेन नंबर? वाओ। अब देखो, आज आप मेरी लेक्चर सुनते समय पीछे के 4 कांसेप्ट को जोड़कर आज आप जो मुझे आंसर दे रहे हो, आपके आंसर में एनरिचमेंट आ चुकी है, कितनी गुणवत्ता आ चुकी है, और आप रट नहीं रहे हो, आप समझ के चीजों को और ज्यादा कर रहे हो। यस सर, पीछे की चीजों को अब हम यहाँ जोड़ रहे हैं, और बहुत बढ़िया से हमको और समझ में आ जा रहा है, क्योंकि आपने पढ़ाया ऐसे है कि चीजों को जोड़ लेते हैं। अब चाहे वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछे बायोफ्यूल पे जाकर, या तो वो ये पूछे कि बायोफ्यूल पॉलिसी क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, तो यू पीपल नो वेरी वेल कि एक तो बायोफ्यूल में हम अपने प्लांट्स को यूज करते हैं, बायोफ्यूल में डिफरेंट जनरेशन आपको मिलता है, देखो डिफरेंट जनरेशन मिल गए। तीसरा, बायोफ्यूल में जो एथेनॉल और जो बायोडीजल है, इसको हम इसको परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं, 2030 का टारगेट 2025 कर दिया है। तो काफी हद तक हम फॉसिल फ्यूल वाले पेट्रोल को बचा लेंगे। कहते हैं ना, हम आगे वाली जनरेशन को क्या देंगे, कोई बात नहीं, आगे वाली जनरेशन को हम हर लीटर के पेट्रोल पर 20% एथेनॉल मिलाकर 20% नेचुरल पेट्रोल बचा ले रहे हैं, ठीक है ना। तो रिसोर्सेज को हम थोड़ा बचाएंगे, थोड़ा सस्टेबल तरीके से यूज करेंगे, और एथेनॉल होने से एंटी नॉकिंग एजेंट है वो। एंटी नॉकिंग एजेंट अब आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कोई बच्चा अगर दौड़ के आ रहा है तो बीच में आई डिस्कस इट इन द फर्स्ट लेक्चर गाइस। तो एथेनॉल एंटी नॉकिंग एजेंट है, तो कहीं ना कहीं नॉकिंग को कम करेगा और फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ाएगा, पेट्रोल की ऑक्टेन नंबर, है ना। और दूसरा, बायोफ्यूल पॉलिसी का एक फायदा मैंने ये भी बोला कि आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर क्या एक दबाव है, क्या दबाव है, इंटरनेशनल लेवल पर दबाव है कि भैया आप डेवलप करो अपने आप को, लेकिन इन्वायरमेंट को नुकसान मत पहुंचाओ। तो बायोफ्यूल कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल प्रिवेंशन में भी काम करता है। बहुत बढ़िया। अब आप बायोफ्यूल पॉलिसी, बायोफ्यूल जनरेशंस, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझें, और बायोफ्यूल हम एक्सपेक्टिंग, और इसका जो करंट अफेयर्स है बायोफ्यूल पॉलिसी वगैरह के साथ मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, वही टॉपिक जिसके लिए मैं काफी दिन से, और डेफिनेटली माइलेज अच्छा है ना। ध्यान रखना, मुझे समझना, एक एक क्वेश्चन यूपीएससी के आंसर्स आपने। अच्छा एक चीज, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा ना एनर्जी, जैसे ही एनर्जी चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप सब याद रखना, जैसे ही एनर्जी चैप्टर खत्म हो जाएगा आप मेरे साथ यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, और प्लस प्रीलिम्स के, और प्लस मेंस के क्वेश्चन पेपर ही मेरे साथ डिस्कस करेंगे। आप सब उस दिन 2011 से 2021 का पेपर, और 2011 से 2013 से 2021 के मेंस का क्वेश्चन पेपर। मेंस क्योंकि 21 को, ये 7 तारीख को होने वाला है, ठीक है, यूपीएससी का मेंस 7 जनवरी को, 6-7 को, और यहाँ तक 21 तक का पीटी हो गया। तो 10 साल का, ये 11 साल का प्रीलिम्स का पेपर, और ये 13 से 21 यानी 8 साल का मेंस का पेपर मेरे सामने सर बच्चा डिस्कस करेगा। एक दिन पेपर डिस्कशन होगा, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, याद रखना। उसके पहले हर किसी के पास बुक हो जानी चाहिए, और हर किसी के पास, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। सीधी थी, अगर हम एथेनॉल को 40% के ऊपर ले जाएंगे, असल में बच्चा क्या होता है, फ्यूल की ग्रेडिंग खराब हो जाएगी, और हमारा जो इंजन होता है ना, उसी लेवल का होता है कि जहां तक वो एफिशिएंसी को झेल ले, है ना। हाँ, इसी टॉपिक का, जब एनर्जी खत्म होगी तो एनर्जी, जब स्पेस खत्म होगा तो स्पेस, जब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होगा तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन।
पेपर डिस्कशन हम लोग स्पेशल क्लास में करेंगे ताकि यहाँ पर हम लोग का टाइम बच जाए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी। चलो दोस्त न्यूक्लियर एनर्जी आ जाओ, मजा आ गया, एटलीस्ट काफी हद तक हमने खत्म कर लिया न्यूक्लियर एनर्जी। पहले हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। हरी डालो बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। लिथियम आयन बैटरी में आपको आगे करा दूंगा मिसलेनियस टॉपिक में। अन्नी छूट गया कोई बात नहीं, मुझे पता है, वैसे मैं काफी जगहों पे मैं उसको मिसलेनियस टॉपिक पे कराता हूं, आपको मिसलेनियस में करा दूंगा। लिथियम आयन बैटरी के लिए मुझे वो फिगर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पका ओपनली वो वीडियोस उसकी फोटोग्राफ लेके मैं समझा दूंगा आगे। चलो न्यूक्लियर एनर्जी का बेसिक कंसेप्ट जानो। अच्छा ये बताओ कि हम ना थोड़ा 15-20 मिनट केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वी आर गोइंग टू डू द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री फॉर 15-20 मिनट्स। ओके, और चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर सुनो बच्चों, ये बताओ न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग है ना, अच्छा अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का यूनिट्स हम किससे बोलते हैं? केमिस्ट्री के यूनिट्स हम लोग एटम को बोलते हैं या एलिमेंट्स को बोलते हैं? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डाल्टन ने बोला था। डाल्टन केमिस्ट्री के साइंटिस्ट ने बोला भाई एटम या एलिमेंट जो होता है वो केमिस्ट्री की बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। उसने बोला कि एटम या एलिमेंट जो होती है वो केमिस्ट्री की बेसिक यूनिट होती है। सो एटम